यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा छाकर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रेनू बाला सैनी जी से। जी मैम, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही। बचपन की बात की जाए, आपकी चाइल्डहुड की बात की जाए, एज ए स्टूडेंट बात की जाए और एज ए अब इस फील्ड में आप हैं, तो कैसी आपकी जर्नी रही है? अगर बचपन की बात की जाए, मेरे जो फादर थे वो डिफेंस में थे। ही वॉज इन एयरफोर्स। तो हम बचपन में उनके साथ ही रहे हैं, जहाँ जहाँ हम रहे, दिल्ली, हैदराबाद, नासिक। और हमारी स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय से ही हुई है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड है। तो वहीं से हमने सारा कुछ किया और डिफेंस बैकग्राउंड रखते हुए वैसा ही हमारा वर्क कल्चर भी रहा, वैसे ही हमारा एटीट्यूड भी बन चुका है। जैसे आपने बोला आपकी फादर की पोस्टिंग कई कई जगहों पे हुई है, तो आपको एजुकेशन जैसे आप स्टडी करते उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती थी? जैसे आपने बोला केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ते थे, तो अलग अलग जगह आपने स्टडीज़ की होंगी। डिफेंस वालों के लिए यही एक अच्छा बेनिफिट उन्होंने रखा है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है डिफेंस इसीलिए रखा हुआ है डिफेंस वालों के, ये सीबीएसई बोर्ड का होता है, कॉमन होता है। स्टडीज़ में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्रॉब्लम हमारी आती थी कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता था, जगह चेंज होती थी, फ्रेंड्स चेंज होते थे, उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता था। अदरवाइज़ स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टीओ की ये केंद्रीय विद्यालय के जितने भी टीचर्स होते हैं ये वेल क्वालिफाइड होते हैं और इनका जो बोर्ड होता है सारा कुछ एक ही होता है पैटर्न, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हमें कभी नहीं फेस हो पाई। कैसा एक्सपीरियंस रहता था आपके? अलग अलग जगहों पे आप जाते थे और एजुकेशन आप लेते थे, तो कैसा? जब हम छोटे थे तो क्योंकि ये डिफेंस कॉलोनी में हम रहते थे, हमने स्कूल जाना, स्कूल से घर पे आना और उसी कॉलोनी में रहना। अलग अलग कल्चर के लोग होते थे, डिफरेंट स्टेट्स के होते थे। एक कॉस्मोपॉलिटन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता था वो होता था, तो बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि हम टाइम टू टाइम डिफरेंट फेस्टिवल्स भी हम अटेंड करते थे। तो बहुत अच्छा था हमारा। कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज आपने कहाँ से स्टडी की हुई? यूनिवर्सिटी? ग्रेजुएशन है जो वो मैंने की थी एसएनडीटी वुमेंस यूनिवर्सिटी, जो कि बॉम्बे में है, लेकिन कॉलेज हमारा नासिक में था। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मराठा कॉलेज से, पुणे यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट बीएड की मैंने पुणे में एसएनडीटी वुमेंस यूनिवर्सिटी से। जी, कौन सी लाइफ आप ज़्यादा मिस करते हैं? स्कूल लाइफ मिस करते हैं या कॉलेज लाइफ ज़्यादा मिस करते हैं? दोनों। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? और कोई किस रिगार्डिंग में? बचपन के रिगार्डिंग, जैसे स्कूल की लाइफ आपकी अलग थी, कॉलेज की अलग थी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत यादगार रहा होगा दोनों में? इंसिडेंट्स एज सच तो मुझे कोई इतना याद नहीं है कि यादगार है। हाँ, ये था कि फ्रेंड्स जो थे हमारे वो छूट गए हैं। व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के थ्रू टाइम टू टाइम हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो और हमारे टीचर्स जो हमें बहुत अच्छा गाइडेंस करते थे, उनको हम मिस करते हैं। तो बचपन में क्या सोचा था आपने? क्या बना? इसी फील्ड में आने का सोचा था या कुछ और आपका कुछ एम था आपका? बचपन तो बचपन होता है बचपन में कोई एम नहीं होता है। हाँ, टाइम टू टाइम जो है हमारे एम्स एज़ पर आवर फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। कोई हमने टारगेट नहीं मेरा था कि मैंने यही बनना है। जैसी हवा चलती थी, बीच में हमने बैंकिंग की प्रिपरेशंस की, फिर उसमें नहीं हुआ, आर्मी में किया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। 14 SSRB इलाहाबाद से मैं रिकमेंड की गई थी फॉर लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है उसके लिए, बट वहाँ पे मेरिट में नाम नहीं आया, तो उसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई मैं। लेकिन ये था कि रिकमेंडेशन हो गया था मेरा, अगर वहाँ नाम आ जाता तो आज मैं आर्मी में होती। फिर उसके बाद मैंने फॉर्म भरा, मेरे पेरेंट्स ने यहीं पे भरा इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो 2006 नवंबर में मैंने ज्वाइनिंग की, तो 4-5 साल मैंने उसमें किया। मीनवाइल जब मैं वहाँ पे थी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट प्रमोट की गई। फिर मैंने फॉर्म भरा लेबर ऑफिसर का, लेबर डिपार्टमेंट का। मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्या है, ऐसे ही मैंने बस इतना मुझे आइडिया था कि हाँ भाई इससे थोड़ा सा अलग है और फील्ड जॉब है, एक्टिव हम रहे हैं, तो मैंने भर दिया। उसमें भी सिलेक्शन हो गई थ्रू प्रॉपर चैनल। फिर मैं इधर आ गई प्रोसिक्यूशन एज लेबर ऑफिसर। प्रोसिक्यूशन मैंने कोर्ट में काम किया, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ महीने, 6-7 महीने मेरे पास सर्कल 4 जो हमारा फील्ड का था उसका एडिशनल चार्ज रहा।
फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया मैंने पीएससी का। उसके बाद हमारे यहाँ पोस्टें वैकेंट थी, हमें एडजस्ट कर दिया गया। तो 2013 से एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मुझे प्रमोट करके भेजा गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। 5 साल मैंने वहाँ पे लगाए अपने। फिर रिसेंटली बीच में मुझे एडिशनल चार्ज रहा 5-6 महीने का उधमपुर का, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उधमपुर का। मैंने वहाँ पे भी बड़ा काम किया, लोगों का बहुत अच्छा वहाँ पे कोऑपरेशन रहा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया मार्च में। 28 मार्च को मैंने जम्मू में ज्वाइनिंग की और 30 मार्च को हमारा हैंडओवर टेक ओवर हुआ। तब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। कई अचीवमेंट्स आपको मिली है, कहीं स्टेप आप आगे बढ़े हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हर स्टेज पे हमें सीखने को मिलता है जी। कुछ ना कुछ बोर्ड में हम रहे तो वहाँ पे अलग वर्क कल्चर था, अलग हमारा सिनेरियो था काम करने का। यहाँ पे आइए फील्ड का है, यहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, लोगों के साथ कई बार पेशेंट्स के साथ भी सुनना पड़ता है। हमें उनको प्रॉपर डिलीवरीज भी करानी है, हमें उनकी बातें सुननी है, उनको पूरा सेटिस्फाई करके यहाँ से हमें भेजना पड़ता है। उनकी कई बार होता है कि लोग आते हैं यहाँ पे हमारे रोना शुरू कर देते हैं। कोर्ट केसेस होते हैं, उनको जब रिलीफ मिलते हैं अवार्ड्स के थ्रू, जब वो चेक लेने आते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली ऐसे रोने लगती है कि एज़ इफ़ उनके जो घर का बेटा है या उनका हस्बैंड है, बस समझो अभी ही उनका देहांत हुआ है। तो ये बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट्स होते हैं। तो मैं खुश हूँ यहाँ पर और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से उनकी सहायता कर सकूँ, जितना ज़्यादा उनको मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ, उसमें मैं अपनी कोशिश पूरी रखती हूँ। चाइल्ड लेबर की बात की जाए, आजकल के जो बच्चे हैं लोगों के घरों में जाके काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप किस तरह से स्टेप उठाते हैं? आपने लोगों के घरों में जो बात की है, इसमें हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हमें सर्च वारंट्स की ज़रूरत होती है। थोड़े घरों में एंट्री करना थोड़ा मुश्किल काम है, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। इसके लिए चाइल्ड लाइन है, फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ होती हैं, उनके थ्रू उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कंसर्न पुलिस स्टेशन को हम साथ में लेके फिर हम जाते हैं वहाँ पर। और अगर वहाँ वो बच्चा पाया जाता है उसको हम रेस्क्यू करते हैं और फिर उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाती है। कंस्ट्रक्शन लेबर की बात की जाए, जो कंस्ट्रक्शन करते करते कोई एक्सीडेंट हो जाता, उसको लेके आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चलो आपके इसी चैनल के माध्यम से हमारी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी और लोगों तक हमारी बात भी पहुँचेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि किसी भी लेबर को जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है या सिंपल एक मज़दूर है, मिस्त्री है, जो भी लेबर है जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, उसने हमारे पास पहले रजिस्टर करवाना है अपने आप को। जब वो रजिस्टर हो जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन के तहत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड वेरियस स्कीम्स के थ्रू उसकी हेल्प करता है, उसको असिस्टेंस देता है। जैसे कि एजुकेशन असिस्टेंस होती है, क्रॉनिक डिसीज़ असिस्टेंस होती है, डेथ असिस्टेंस होती है। आपने पूछा अगर एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर हमने रिसेंटली बोर्ड ने LIC के साथ एक समझौता किया है जिसमें इन केस कोई भी मज़दूर एक्सीडेंट से मरता है या उसका देहांत होता है, उसको 4 लाख तक बोर्ड देता है। उसके जो पीछे उसका परिवार रह गया उसको 4 लाख देता है। इन केस वो एक्सीडेंट से नहीं मरते हैं या नेचुरल किसी बीमारी की वजह से उनका देहांत हो जाता है तो उसमें बोर्ड उन्हें 2 लाख रुपए देता है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्रॉनिक डिसीज़ असिस्टेंस में, जिसे हम कहते हैं कि जिसमें लंबी बीमारी किसी को लग जाती है, इसमें लाखों रुपए अगर मज़दूरों के खर्च होते हैं, हज़ारों होते हैं, जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, कोई सर्जरी हो रही है उसकी या उसके बच्चे की या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की, साल का हम 1 लाख रुपया उस मज़दूर को हम दे सकते हैं बोर्ड की तरफ से। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। मैं खुद आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस बात को उठाया और मुझे भी मौका मिला कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मज़दूरों तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, वो ब्लेम करते हैं, हर बार ना सरकार को ब्लेम करते हैं। सरकार ने काफ़ी चीज़ें उनके लिए लाई है लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है बात। यही मेरा मोटिव था कि बताने का। तो हम जाते जाते अपने दर्शकों के लिए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात की मैंने, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप विमेंस को?
मैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही नहीं मैसेज दूंगी, मैं एक डिपार्टमेंटल मैसेज पहले देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशंस करवाई हुई हैं और 4-5 सालों से उनका कार्ड रिन्यू नहीं हुआ है, वो हमारे पास जल्द से जल्द आएँ और अपना कार्ड आगे रिन्यू करवाएं, क्योंकि इसमें हमने कंटिन्यूशन ऑफ डिले की परमिशन ली है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड से, और उसकी आखिरी डेट जो है वो 20 तारीख है, 20 जुलाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल की एम्प्लॉयमेंट साथ में लगाकर अपने कार्ड के साथ आए और अपने आप को रिन्यू करवाए, ताकि वो इस स्कीम का फ़ायदा भरपूर उठा सकें। और जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, आज हमारी बहुत सारी बेटियां बहनें हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब जितने भी रिज़ल्ट्स देखेंगे उसमें मैक्सिमम जो है लड़कियों ने ही टॉप किया है, और मेरा इंटरव्यू भी आप ही ले रही हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये बहुत अच्छा स्लोगन चल रहा है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को आगे करना है, और हर औरत को भी हर दूसरी औरत को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा गृह का क्षेत्र हो। हर सास को अपनी बहू को बेटी के रूप में ही कंसिडर करते हुए उसको बेटी की तरह ही ट्रीट करना है और उसके साथ वैसे ही पेश करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लेबर असिस्टेंट कमिश्नर रेनू बाला सैनी जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, स्पेशली बात की जाए महिलाओं के लिए। तो अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।